जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ IS20 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र के घटक के बारे में। इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम इनसे पहले वाली चीजें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एकदम हम क्रम से चल रहे हैं, 5वां वीडियो था वो वाला, और इस 6वें वीडियो में देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के घटक के बारे में, क्योंकि पहले हम पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाता है इसके बारे में ठीक तरह से हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के घटकों के बारे में। तो देखिए यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र में दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं। आप सभी को इससे पहले पता होगा कि पारिस्थितिक तंत्र में दो प्रकार के घटक होते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। ठीक है, तो अजैविक घटक क्या है इनके बारे में आज थोड़ा सा डिटेल से कैटेगराइजेशन करके देखेंगे, और जैविक घटक क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में भी डिटेल से देखेंगे। क्या है दोस्तों, जिस प्रकार की चीजें हम एनवायरमेंट पढ़ते समय कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। आपको ये भी लग सकता है कि ये चीजें हम तो पढ़ चुके हैं, हो सकता है आप पढ़ चुके हों, लेकिन कई लोग नहीं पढ़े होंगे, तो हम सभी को साथ में लेकर के चलेंगे। आप कॉपी और पेन अपने हाथ में लीजिएगा और इसको लिखना भी चालू करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत की पॉइंट लिखे हैं। शॉर्ट नोट्स भी इस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन इससे समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। तो देखिए अजैविक घटक यहाँ पर अगर इसको कैटेगराइजेशन करें तो भौतिक कारक इसमें आते हैं। पहली बात तो जैसे तापमान जो है इसमें अजैविक घटक में आ जाएगा, इसका भौतिक कारक है। ठीक है, आर्द्रता, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, वायु दाब, स्थलाकृतियां जो विभिन्न प्रकार की पर्वत पहाड़ है ना, जो आपकी पठार हो गया, मैदान, ये सभी प्रकार की स्थलाकृतियां अजैविक घटकों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या आता है अजैविक घटक में, अकार्बनिक पदार्थ, जैसे जल, अकार्बनिक पदार्थ में आएंगे जल, वायुमंडलीय गैस, मिट्टी, खनिज पदार्थ, ये सभी आ जाएंगे आपके। अजैविक तो है ही, लेकिन इनका कैटेगराइजेशन करें तो अकार्बनिक है, ये भौतिक कारक हैं। और कार्बनिक पदार्थ कौन से हैं, जैसे प्रोटीन हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ये सभी कार्बनिक पदार्थ हैं। तो इस प्रकार से अजैविक घटकों को तीन प्रकार से बांटा गया है, भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक, और इनके यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ये लिखे हुए हैं। अजैविक में आपको इतनी ही चीजें तैयार रखनी है। अब जल के बारे में, वायुमंडलीय गैसों के बारे में, इन सब चीजों को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, इनका भी सेपरेट ही वीडियो होगा, तो टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल। ठीक, अब देखते हैं जैविक घटक। जैविक घटक में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो यहां पर देख सकते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये भी आप नाम सुन चुके होंगे, उत्पादक, उपभोक्ता और घटक। इन चीजों के बारे में आप लोग पहले से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं उत्पादक के बारे में, उत्पादक क्या कहलाते हैं, तो इनको पहले अपन लोग समझते हैं उत्पादक क्या होते हैं। देखिए स्थलीय परिस्थिति तंत्र में अगर देखा जाए तो उत्पादक कौन से हैं, पौधे होते हैं जो कि जड़ युक्त हैं। स्थलीय परिस्थिति तंत्र में, स्थल में देखा जाए अगर, तो वो पौधे जो जड़ युक्त पौधे हैं वो सभी उत्पादक कहलाएंगे। लेकिन कुछ उत्पादक ऐसे भी होते हैं जो कि जलीय परिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जलीय परिस्थिति तंत्र में पादप प्लवक पाए जाते हैं, जिन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पादप प्लवक या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, तो ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र में होते हैं। एक प्रकार से वनस्पति होती है जो जल में विकसित होती है, जल में डेवलपमेंट करती है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। दोस्तों अनुकूल परिस्थितियों में अगर सही से अनुकूल परिस्थितियां मिले तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो पादप प्लवक उत्पादन क्षमता रखते हैं वो इनसे ज्यादा रखते हैं, यानी कि जो जड़युक्त पौधे होते हैं ना, इनसे ज्यादा पादप प्लवकों की यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स की उत्पादन क्षमता होती है। तो यहाँ पर आपको ये चीज बिल्कुल याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पर हमने ये क्या बनाया है, त्रिभुज, ये दोस्तों पिरामिड बनाए हैं, और ये पिरामिड एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। किस तरह से पूछे जाएंगे, ये देखिए स्थलीय पिरामिड में जो है, अगर स्थलीय पिरामिड मतलब स्थलीय भागों में देखें हम, जलीय को नहीं, स्थलीय भागों में देखें तो यहाँ पर आपको उत्पादक की संख्या ज्यादा मिलेगी। स्थल में उत्पादक की संख्या ज्यादा मिलेगी, मतलब पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा है। ठीक, और उपभोक्ता की संख्या उत्पादक से कम होगी। ठीक, और अपघटक जो होते हैं, अपघटकों की संख्या उपभोक्ता से भी कम होगी। तो स्थलीय जो परिस्थितिक तंत्र होता है उसमें सीधा पिरामिड बनता है। कैसा पिरामिड बनता है, सीधा। जबकि दोस्तों सागरीय या फिर मरुस्थलीय परिस्थितिक तंत्र में देखा जाए तो जो पिरामिड होता है वो कैसा बनता है, उल्टा पिरामिड बनता है। मतलब अपघटक सबसे ज्यादा होंगे यहाँ पर अपघटक सबसे कम थे और उपभोक्ता उससे भी कम। ठीक है, और उत्पादक सबसे कम होंगे यहाँ पर सागरीय या फिर मरुस्थलीय पिरामिड में। बात समझ में आ रही है। तो स्थलीय पिरामिड सीधा बनता है, जबकि मरुस्थलीय जो पिरामिड होता है ये कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आया। उत्पादक क्या होते हैं, सभी ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक के अंतर्गत ये चीजें आ जाएंगे। स्थलीय उत्पादक में पेड़ पौधे जड़युक्त होते हैं, और जबकि जलीय तंत्र में पादप प्लवक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला है
उपभोक्ता, उपभोक्ता यहां पर याद रखना है, ये दूसरा वाला था उपभोक्ता। तो उपभोक्ता में क्या आ जाएगा, उपभोक्ता दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो यहां पर उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए प्राथमिक उपभोक्ता में ऐसे चीजें, ऐसे जीव जो कि अपना भोजन किस पर निर्भर होते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, यानी कि डायरेक्ट पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो आ जाएंगे दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब जानते हैं जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, ठीक है। तो जैसे गाय किस पर, चारे पर आश्रित है, बकरी चारा खाती है, घास खाती है, ठीक है, हिरण चारा, घास, वनस्पतियां, इन चीजों पर निर्भर है ये सभी। तो यानी कि ये सभी पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। तो ये सब प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएंगे, प्राइमरी उपभोक्ता है ये, ठीक। द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी जो कंज्यूमर है, सेकेंडरी उपभोक्ता जो है आपकी द्वितीयक उपभोक्ता, इसमें सभी ऐसे जीव आ जाएंगे जो शाक भक्षी हैं, यानी कि जो कि बकरी को खा जाते हैं, जो हिरण को खा जाते हैं, इनमें आ जाएंगे। जैसे सांप और भेड़िया। हमने शेर को इसमें इसलिए नहीं रखा है क्योंकि दोस्तों शेर जो है ये शीर्ष मांस भक्षी है, तो इनको अलग से कैटेगरी में हमने रख दिया, अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो द्वितीयक उपभोक्ता में क्या जाएगा, जैसे सांप हो गया, भेड़िया हो गया, जैसे भेड़िया आपका बकरी को खा जाता है, हिरण को खा जाता है ना, तो इन सब चीजों को ये खा जाते हैं, ठीक। और तृतीयक उपभोक्ता में कौन सी चीजें आएंगी, तो दोस्तों तृतीयक उपभोक्ता जो होता है उसमें ऐसी चीजें आएंगी जो कि ऐसे जीव आएंगे जो कि प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बना लेते हैं, जो कि प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को, यानी कि इन दोनों को खा जाते हैं। यानी कि भेड़िया को भी खा जाएगा, सांप को भी खा जाएंगे और गाय को भी खा जाएंगे, बकरी को भी खा जाएंगे। जैसे बाज है ना, बाज यहां पर इनको भी खा जाएंगे, सांप को भी, और गाय बकरी को भी खा जाएगा, ठीक। इसके अलावा शार्क मछली खुद जानते हैं कि छोटी मछलियों को खा जाती हैं, है ना। शेर भी हो गया, बाघ, ये सभी दोस्तों ये शीर्ष मांस भक्षी कहलाते हैं, यानी कि टॉप के ये मांस खाने वाले हैं, मांसाहारी जीव, ठीक है। ये शाकाहारी नहीं है, ये भी मांसाहारी हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये किनको अपना भोजन बनाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बना लेते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर उपभोक्ताओं को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ठीक। अब यहां पर तीसरा नंबर किसका था, अपघटक का। तो अपघटक को देख लीजिए। अपघटक दोस्तों, अपघटक में बैक्टीरिया और कवक शामिल होते हैं। अपघटक में कौन आएंगे, प्रमुख बैक्टीरिया जो है और कवक, ये सभी अपघटक के अंतर्गत आ जाएंगे, जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई जीव मर गया है ना, तो उन सभी चीजों को ये बाद में सड़ाते रहते हैं, गला करके खाते रहते हैं और उसको मिट्टी में मिला देते हैं। यानी कि वियोजन का कार्य भी यही लोग करते हैं, बैक्टीरिया, कवक, है ना। तो ये इनको मिट्टी में पूरी तरह से विलय कर देते हैं। अंत में सबसे जो अंतिम होता है, ये अपघटक ही कार्य करते हैं। अपघटक की हमारे एनवायरमेंट में, पर्यावरण में बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अगर अपघटक न होती तो कोई भी जीव जो मर गया है तो वो एक निश्चित सीमा के बाद फिर वो मिट्टी में नहीं वियोजित हो पाता। तो वियोजित करने का कार्य अपघटक करते हैं उन सभी चीजों को मिट्टी में। आपने एक शब्द और सुना होगा, परपोषी। परपोषी का मतलब पैरासाइट्स, जो कि दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सहजीवी होते हैं। एक तो इनका टाइप है सहजीवी, है ना, सहजीवन कर सकते हैं, या तो सहभोगिता कर सकते हैं, या तो परजीवी होते हैं पैरासाइट्स, या फिर परजीविता होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। सहजीवी मतलब ऐसे जीव जब वो किसी चीज को खाते हैं तो दोनों को लाभ होता है, तो वो सहजीवन कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे बड़े जो जानवर होते हैं, जैसे भैंस हो गया या अन्य कोई जानवर हो गया, तो उनके कान में चिड़िया आती है, वो खूंटी निकाल करके उनकी खा लेती है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे में मतलब भैंस को भी लाभ हो रहा है कि उसकी खूंटी साफ हो रही है, और दूसरा चिड़िया का पेट भर रहा है। तो इसका मतलब सहजीवी है, लेकिन दोनों लाभ की स्थिति में है। कुछ होते हैं सहभोगिता। सहभोगिता मतलब आप जानते हैं कि एक को लाभ होता है, दूसरे को लाभ और हानि कुछ भी नहीं होता है। बात समझ में, जब एक को लाभ हो और दूसरे को लाभ और हानि कुछ भी ना हो। जैसे यहां पर आपने देखा सहजीवी में आप लाइकेन का उदाहरण दे सकते हैं, लाइकेन और कवक, ठीक। परजीवी में देखिए पैरासाइट्स में, तो एक को लाभ होगा, एक को नुकसान होगा। जैसे आपके बालों में जुएं, है ना, अब जुएं आपको खा रहे हैं यहाँ पर, तो आपको तो नुकसान हो रहा है ना, आपको यहाँ पर माइनस लगा है, मतलब आपको नुकसान हो रहा है, और प्लस मतलब उनको लाभ हो रहा है, जो आपके जुएं आपके सर में चबा रहे हैं, खा रहे हैं आपको। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो परपोषी 4 प्रकार के होते हैं, सहजीवी, सहभोगिता, परजीवी और परजीविता।
ये होता है अंतिम अवस्था, जब एक को लाभ होता है और दूसरे को कुछ भी नहीं होता है। यानी कि कोई जीव अगर मर गया है तो उनको अगर वो खा रहे हैं तो उनको फिर लाभ होगा, उसको क्या हानि होनी है या नुकसान, कुछ नहीं होना है, लाभ और प्लस माइनस कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस की स्थिति में ही रहेगा ये। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में और आगे वाली चीजें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही बातें करेंगे, तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।